हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। मतलब एंजाइम्स जब रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं तो कौन से अवामिल हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसकी एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। ठीक, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप काम कर रहे हो तो अगर अगर तो आपके इर्द गिर्द खामोशी है, आपके जो सराउंडिंग है उसमें कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, तो आप आसानी से काम कर पाओगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ पाओगे। लेकिन अगर घर में काफ़ी सारे अफराद हैं, आपके घर को मेहमान आ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप डिस्टर्ब होगे, आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। तो इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। ठीक है, या तो वो फैक्टर्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या फिर वो कम कर देते हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम्स की जो काम करने की सलाहियत है, रिएक्शंस को तेज़ करने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ेगी। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम्स अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर एंजाइम्स मैक्सिमम, जितनी उनकी सलाहियत है ना, मैक्सिमम वो काम कर सकेंगे। मतलब अपना जो आउटपुट है वो मैक्सिमम दे रहे होंगे, फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होंगे। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होता है। ठीक, अब आप इस ग्राफ की तरफ से थोड़ा समझ लें। ये आप देखें, ये इस तरफ आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, ऐसे ग्राफ में आप ऐसे जा रहे हो तो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आप, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है। अब उसके बाद अगर आप टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाओगे तो एंजाइम्स का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स प्रोटीन से बनती है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसकी वजह से एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम काम करना छोड़ देगी, रिएक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो खुलासा क्या निकला कि जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर एक आएगा ऐसा जिस पर एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। उससे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं थ्योरी की तरफ। वैसे अगर आप बुक से ये याद करना चाहते हैं तो बुक से भी कर सकते हैं। इधर मैंने आसान अल्फाज में लिख दिए है, तो आपकी मर्ज़ी है, ये याद करते हैं या बुक से याद करते हैं या फिर अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया है। तो अब देखें टेम्परेचर। द एंजाइम एक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, एंजाइम एक्शन मतलब एंजाइम के काम करने की सलाहियत क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक खास लिमिट तक। उस लिमिट को अब हम क्या कहते हैं, वही अगला पॉइंट है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जिस पर द एंजाइम वर्क्स इट्स बेस्ट, जिस पर एक एंजाइम सही तरीके से बेस्ट काम करे, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाओगे फिर क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ऊपर, द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। एट दिस, इस पर द रिएक्शन स्टॉप्स रैपिडली, इस पर रिएक्शन क्या हो गया है, रुक गया है। तो एक बार फिर से ग्राफ को देख लें। इस तरफ आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर एक ऐसा आया जिस पर एंजाइम्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है काम, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से मज़ीद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर सडनली रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और आपकी एंजाइम्स की जो कारकर्दगी है वो एकदम से डाउन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जिस्म के अंदर जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम्स काम करते हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, 37 सेंटीग्रेड हमारे जिस्म के अंदर। नॉर्मल हमारा टेम्परेचर भी 37 के आसपास ही होता है ना, 36 से लेकर 38 के दरमियान। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफाइन, ऑप्टिमम टेम्परेचर आ सकता है, या फिर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन है। अब अगले फैक्टर की तरफ जाते हैं, पीएच। दूसरा फैक्टर है पीएच। अब पीएच क्या होती है, पीएच कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या फ्लूइड में हाइड्रोजन आयंस की मिकदार। हाइड्रोजन आयंस कौन से होते हैं, ये एच पॉजिटिव आयंस, एच पॉजिटिव। किसी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस की मिकदार को हम पीएच कहते हैं, सिंपली। ठीक है, अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, पीएच हाइड्रोजन आयंस की आपने मिकदार मालूम की, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे हम पीएच से हमें ये पता चलता है कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है
या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक, जितना पीएच ज़्यादा होगा, जितना आप पीएच को बढ़ाओगे, या फिर ऐसे समझ लें कि जितना किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मिकदार ज़्यादा होगी उतनी उसकी पीएच कम होगी, और जितनी हाइड्रोजन आयंस की मिकदार कम होगी उतनी पीएच ज़्यादा होगी। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना एक सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जितना पीएच कम होगा उतना सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसके लिए हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रल है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच पीएच अगर 7 है तो 7 पीएच को हम न्यूट्रल कहते हैं। अब अगर 7 से ऊपर जाओगे आप, 8, 9, 10, तो ये सारी की सारी बेसिक होंगी। क्या होंगी? बेसिक। और अगर 7 से नीचे आओगे तो ये एसिडिक है। यानी किसी सॉल्यूशन की अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जाओगे तो फिर वो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर 7 से नीचे आओगे तो वो क्या है? एसिडिक है। ठीक है, ये तो हो गया पीएच। अब एंजाइम्स, पीएच एंजाइम्स पर क्या असर पड़ता है पीएच का, तो वो आप देख लें। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच ऑफ फ्लूइड इन विच दे वर्क। जितने भी रिएक्शंस हमारे जिसम में हो रहे हैं ज़्यादातर वो एक्वेटिक मीडियम में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ज़्यादातर रिएक्शंस लिक्विड में ही हो रहे हैं, फ्लूइड की शक्ल में। तो अब फ्लूइड है तो उसका मतलब उसका पीएच होगा। तो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं पीएच के, उस फ्लूइड के पीएच के जिसके अंदर ये एंजाइम्स काम करते हैं। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम्स स्पेसिफिक पीएच पर मैक्सिमम काम करते हैं, और उस पीएच को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, चेंज इन पीएच कैन डिस्टर्ब द एंजाइम एक्टिविटी। अगर पीएच को आप चेंज करोगे, सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करोगे, तो उससे क्या होगा कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है रिएक्शंस को कैटलाइज करना, वो भी डिस्टर्ब होगी, या फिर मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। ठीक, इस चीज़ को अब आप इधर देखो तो बिल्कुल उसी तरह की ग्राफ इधर भी बना हुआ है कि ये आप पीएच बढ़ा रहे हो तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ रही है। मैक्सिमम पीएच ऐसा आएगा जिस पर एंजाइम फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, उस पीएच को हमने ऑप्टिमम पीएच का नाम दिया। ठीक है, अच्छा, अब बुक में जो एग्जांपल है वो पेप्सिन की है। पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक के अंदर, जब आप खाना खाते हो, खाना जब स्टमक के अंदर जाता है तो वहाँ पर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम स्टमक की वाल से सिक्रीट होता है, और उसको कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन के लिए जो पीएच की वैल्यू है वो 2 है। 2 पेप्सिन के लिए पीएच की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 7 से पीएच कम है तो वो कौन सा होगा? एसिडिक। अब इधर पीएच 2 है तो इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है, और ये इतना ज़्यादा एसिडिक है कि अगर अगर आप स्टमक के अंदर अपने उंगली रखते ना तो गोश्त छोड़ो आपकी हड्डी भी गल जाती, इतना ज़्यादा वो एसिडिक मीडियम है उसका ज़्यादा। ठीक, चलिए जी, अब आखिरी तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि रिएक्शन के अंदर जिस चीज़ पर एंजाइम एक्ट कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 10 एंजाइम्स हैं। ठीक है, मैक्सिमम एंजाइम्स कितने हैं? सारे के सारे 10 हैं। सबस्ट्रेट आपके पास 5 हैं, 5 सबस्ट्रेट हैं और 10 एंजाइम्स हैं। तो फिलहाल रिएक्शन की स्पीड कम होगी। इस सबस्ट्रेट को आप 6 कर दो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से एंजाइम भी फिर 6 एक्टिव हो जाएंगे, 6 अमल करेंगे। अगर इसको आप 7 कर दो तो रिएक्शन की स्पीड और बढ़ जाएगी, 8 कर दो और बढ़ जाएगी, 9 कर दो और बढ़ जाएगी। मैक्सिमम स्पीड कितनी जा सकती है? जितनी एंजाइम्स हैं। जब तक ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम्स के बराबर होगी तो वो पॉइंट पर मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम होगी। अब अगर आप मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स थे, सारी की सारी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्युपाइड हो गई हैं, पहले से उन पर सबस्ट्रेट आके बैठ गया है। तो अब मज़ीद सबस्ट्रेट को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, एंजाइम्स ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। क्या मतलब है? मिकदार। सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ तो होता है, रिएक्शन की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन तब तक जब तक सारी की सारी एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्युपाइड ना हो जाए। जिस पॉइंट पर एक्टिव साइट सारी की सारी ऑक्युपाइड हो गई तो वहाँ पर रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगा, मज़ीद स्पीड तेज़ नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये थ्योरी पढ़ लो। एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी। व्हेन द एक्टिव साइट ऑफ ऑल एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड। जब एंजाइम्स की तमाम एक्टिव साइट ऑक्युपाइड घिर जाएंगी, किसकी मदद से? सबस्ट्रेट की मदद से। द फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
तो मज़ीद अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे डज़ नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस ग्राफ की तरफ देख लें, तो ग्राफ में आप देखें इधर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, इस तरफ आप जाओ ना, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहे। एक मैक्सिमम पॉइंट ऐसा आया जिस पर एंजाइम्स की सारी जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। अब उसके बाद मज़ीद रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ रही बल्कि वो कांस्टेंट हो गई है, रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो वो पॉइंट जिस पर एंजाइम्स की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएं उसको हम कहते हैं सैचुरेशन। क्या हो गई है, सैचुरेशन। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको हम सैचुरेशन कहते हैं। बात समझ आ गई। अब मज़ीद रिएक्शन की स्पीड तेज़ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स और है ही नहीं, जितने हैं उन सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं वो पहले से ही उनके ऊपर पहले से ही सबस्ट्रेट आके जुड़ गया, तो मज़ीद स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। चलिए जी, तो यही आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।